हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे डीएसओ के पेपर में जो पॉलिटी के क्वेश्चंस आए थे। ये जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो 15 हैं, लेकिन मैं आपको एक भरोसा दिलाता हूँ कि जो 15 क्वेश्चंस हैं ये आप पूरे वीडियो को जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये 15 नहीं, ये लगभग 50 क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं। और इसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट 71st बीपीएससी प्री में आपको दिखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 15 क्वेश्चंस में से आएंगे। जो डिस्कशन यहाँ पे होगी अभी लगभग 50, 55, 60 क्वेश्चंस के राउंड डिस्कशन होगा यहाँ पे। हर ऑप्शंस को हम डिस्कस करेंगे और इस तरह से डिस्कस करेंगे कि आपको याद रह सके। और अभी मैंने एक वीडियो बनाया था 30 डेज स्ट्रेटजी करके, उस पर बहुत लोगों ने बहुत से डाउट्स पूछे कि करंट अफेयर कहाँ से करना है, कोई वर्किंग है तो उन्हें क्या करना है। तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि सैटरडे को 9 PM मैं इसी चैनल के टेलीग्राम पे मैं लाइव इंटरेक्ट करूंगा आप लोगों से, और कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पे आराम से पूछ सकते हैं। और जब तक सबके डाउट्स ख़त्म नहीं होंगे तब तक वो सेशन चलता रहेगा। तो आप जो भी डाउट्स हो आप वहाँ पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि जिस सेट का मैंने उठाया है उसमें 56 नंबर पे है, तो 56 से 70 तक हम लोग चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु एमंग द फॉलोइंग रैंक्स लोएस्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स इन इंडिया। पहले ये जो प्रेसिडेंट्स इन इंडिया है ये 70 से चलता आ रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेज हुए नहीं है अभी तक। तो पहले हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट्स इन इंडिया किस लेवल में है, किस तरह से रैंक उनका जानते हैं। तो सबसे पहले जो आता है, जो सबको यहाँ पे पता होगा कि नंबर 1 पे जो आते हैं वो है प्रेसिडेंट। नंबर 2 मैं कहता हूँ आप याद कर लें, जितना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उससे ज़्यादा आपको इससे किसी एग्जाम में नहीं आएगा क्वेश्चन। सेकंड नंबर पे आते हैं वाइस प्रेसिडेंट। थर्ड नंबर पे आते हैं प्राइम मिनिस्टर। फोर्थ नंबर पे आते हैं गवर्नर्स विद इन द स्टेट। जिस स्टेट के गवर्नर है उसी स्टेट के अंदर की बात हो रही है इसमें। अब बात करते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर पे आपके आते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, जो प्रेसिडेंट्स अभी जिंदा हैं और जो अभी ऑफिस में नहीं है। जैसे अभी बोल सकते हैं रामनाथ कोविंद जी। और 6 फिर इसमें एक और आता है 5A। 5A इसे अलग से डाला गया है ए बनाकर, जिसमें आते हैं डेप्यूटी PM, जो कि अभी कोई नहीं है यहाँ पे, अभी इंडिया में अभी इस पोस्ट पे कोई है नहीं। फिर आता है आपका नंबर 6 नंबर्स पे आते हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इन्हीं के साथ आते हैं आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा। आप इन दोनों के नाम जरूर कमेंट करें कि CGI कौन है अभी और लोकसभा के स्पीकर कौन है। अब बात करते हैं 7 नंबर का। 7 नंबर पे हमारे पास मेन जो इंपॉर्टेंट है ये 7 नंबर है। आपसे इन्हीं 7A तक मैं जाऊंगा यहाँ पे, ये 7A तक में ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अभी बात करते हैं 7 नंबर का। इसमें कौन कौन आते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इसमें आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स यूनियन, यू मैंने लिख दिया यूनियन के लिए। अब बात करते हैं CM चीफ मिनिस्टर्स, जैसे गवर्नर में था विद इन द स्टेट, CM भी विद इन द स्टेट। फिर आते हैं डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन किसके, पहले प्लानिंग कमीशन था, अभी नीति आयोग है। इसके बाद 7 नंबर, अभी 7 नंबर ही चल रहा है, इसमें अभी और आएंगे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स। और कौन आएंगे 7 नंबर में, यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स के बराबर के जो प्रिविलेज और पावर्स है वो किन्हें मिलता है, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स के बराबर माना जाता है लीडर ऑफ अपोजिशन को, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, ये भी इसी में आते हैं। अब बात करते हैं 7A। 7A में वो लोग आते हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसी 7 में से ये आप याद कर लें। हो सकता है बहुत लोग जो आप हैं उन्होंने इस चीज़ को पढ़ा भी नहीं होगा, बहुत लोग नहीं पढ़ते, क्वेश्चंस नहीं आते हैं, DSO में पूछ दिया बहुत कम, ऐसे घटना चक्र में देखे तो बहुत कम ही पूछा गया। लेकिन आप ये अगर 1 से 7A तक याद रखते हैं, 9 है इसमें, 7 और 7A और 5A, 9 है इसमें, तो आपका इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अब देखते हैं इसमें कि इसमें आंसर क्या होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर, पहले देखते हैं प्रेसिडेंट है, नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, गवर्नर्स हैं,
तो ये इन चारों में सबसे ऊपर हो गया, इसमें हम इन्हें दे देंगे नंबर 1। अब हम अपने आते हैं इसमें फॉर्मर प्रेसिडेंट, इसके बाद है, इसमें हम दे देंगे इन्हें नंबर 2। अब इसके बाद हमारे पास कौन है, डिप्टी पीएम है, इन्हें हम दे देंगे नंबर 3। अब इसके बाद है चीफ जस्टिस, जो कि यहाँ पे नंबर 6 में, इन्हें हम दे देंगे नंबर 4। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, हु एमंग द फॉलोइंग रैंक्स लोएस्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स इन इंडिया, तो इसका आंसर हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसमें आपका कोई ज़्यादा ट्रिक काम नहीं करेगा। आप एक चीज़ सोच सकते थे कि जो भी हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो किसी ना किसी एग्जाम से पास करते हैं, फिर वो जुडिशरी में जाते हैं, फिर वो ऊपर चीफ जस्टिस तक बनते हैं। बाकी जितने भी लोग हैं वो पब्लिक के द्वारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली चुने जाते हैं या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा चुने जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं, लेकिन हाँ, ये बिना याद किए आपको ये नहीं होगा। तो इसके लिए आप 1 से 7 7A ऐसा आप बस इसे 2 बार 3 बार पढ़ लें। मैं कहता हूँ इसे डाउनलोड कर लें, ये अगर PDF चाहिए तो PDF भी मिल जाएगा आपको, तो इसे डाउनलोड कर लें और इसे सुन लें बस, तो आपको ये याद रह जाएगा और ये आप कभी नहीं भूलेंगे और ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो आप बना सकते हैं। चलिए अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। द रिमूवल ऑफ अ स्पीकर ऑफ द लोकसभा रिक्वायर्स। अब चलिए फिर से यहाँ आते हैं, स्पीकर कहाँ पे थे हमारे, नंबर 6 पे, नंबर 6 पे थे स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसमें क्या है, द रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा रिक्वायर्स। चलिए ये क्वेश्चन तो है, जिन्हें याद होगा वो याद होगा, लेकिन मैं अब स्पीकर पे कुछ बात करना चाहता हूँ। ऐसे ओनली स्पीकर रिमूवल की बात हो रही है, तो ओनली स्पीकर हु हैज रिजाइंड। अगर कोई नाम गेस कर सके तो नाम गेस करें, कमेंट्स में बताइएगा। ऐसे मैं बताता हूँ, इनका नाम था नीलम संजीवा रेड्डी। अब आप सोच रहे होंगे इन्होंने रिजाइन क्यों किया, तो इसे मैं आप बताता हूँ। इन्होंने रिजाइन किया 13 जुलाई 1977, आई थिंक 67 और 77, आई थिंक इट्स 77 इन्होंने रिजाइन किया। और इसके बाद ये पहले ऐसे स्पीकर बने जो कि प्रेसिडेंट बने। इन्होंने रिजाइन ही इसीलिए किया था क्योंकि इन्हें प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट होना था, और इलेक्ट हुए और फिर 25 जुलाई को प्रेसिडेंट बने। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि सिर्फ एक स्पीकर अब तक हुए जिन्होंने रिजाइन किया है, अब वो है नीलम संजीवा रेड्डी, और वही एक ऐसे स्पीकर हैं जो प्रेसिडेंट भी बने हैं। तो आपको ये डेट्स नहीं याद रखना है, तो ये डेट्स आप इस पर चेक भी कर लीजिए। ये आपको बस याद रखना है, इनका नाम याद रखना है। ये लगभग एग्जाम से पूछे जाते हैं, यहाँ तक UPSC में भी इनके बारे में स्टेटमेंट्स बनाकर पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखना। अब बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। द रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा रिक्वायर्स। तो पहले बात करते हैं, इसका आंसर जो है आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, इफेक्टिव मेजोरिटी होता है। बात इफेक्टिव मेजोरिटी होता क्या है, तो पहले इस पर बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अभी 543 सीट्स हैं, लेकिन यहाँ पे 12 लोग मान लेते हैं, मानिए 14 लोग मान लेते हैं कि 14 लोग जो हैं, 14 MP जो हैं वो रिजाइन कर दिए या डेथ हो गया किसी कारण से, उनका सीट जो है वो वैकेंट है। तो अभी यहाँ पास कितना टोटल बचे, 529। तो इसका अब ये होगा इफेक्टिव मेजोरिटी हुआ कि इसके मेजोरिटी, तो कितना हो जाएंगे इसके मेजोरिटी, 529 का आधा करेंगे 265, 530 का आधा मेजोरिटी है, तो ये 264.5 आ रहा है, 265। तो आपको यहाँ पे ये 265 होगा इफेक्टिव मेजोरिटी। यहाँ पे आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। अब बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी, कैसे कहते हैं, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। सिंपल मेजोरिटी मोर देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग। एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ये यहाँ पे हम 543 ले लेंगे, बस इफेक्टिव की तरह है, लेकिन ये 543 माना जाएगा। वैकेंट सीट्स को हम यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे, एब्सोल्यूट मेजोरिटी होगी। अब आपको बताना है इन्हीं चारों में से प्रेसिडेंट को रिमूव कराने के लिए कौन सी मेजोरिटी चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और जिन्हें नहीं पता है कोई बड़ी बात नहीं है, अभी भी 1 महीना है फ्री में, तो आप ये सब पढ़ सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि प्रेसिडेंट को क्या चाहिए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए या साथ में स्पेशल भी चाहिए,
सिंपल चाहिए, क्या चाहिए आप कमेंट में जरूर बताएं। जिनका सही होगा उनमें से किन्हीं एक का पिन कर दिया जाएगा ताकि बाकी लोग देख सके सही क्या है। तो इस क्वेश्चन से हम क्या जाने कि नीलम संजीवा रेड्डी जो थे वो पहले स्पीकर बने जिन्होंने रिजाइन किया, वो ऐसे एकमात्र स्पीकर बने जो बाद में प्रेसिडेंट बने। उन्होंने रिजाइन ही इसलिए किया था ताकि वो प्रेसिडेंट बन सके। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जब वो रिजाइन कर रहे थे तो वो उनका फर्स्ट नहीं सेकेंड टर्म था एज स्पीकर, तो ये भी याद रखिए आप। तो इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, इससे आप 3 से 4 क्वेश्चन आपका रिवीजन हो गया। मेजॉरिटी कितना टाइप के हो रहे हैं, क्या क्या डिफिनीशन क्या होता है, ये पहले स्पीकर कौन थे रिजाइन के, पहले स्पीकर जो प्रेसिडेंट बने, नीलम संजीवा रेड्डी के बारे में वो सेकंड स्पीकर थे। तो इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें याद रखना है। चलिए अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कॉलिंग अटेंशन मोशन इज एन इंडियन इनोवेशन। ये सही है, ये स्टेटमेंट जो इंडियन इनोवेशन सही है। लेकिन अब बात आता है कि ये कॉलिंग अटेंशन मोशन होता क्या है। तो मैं इसके बारे में बता दूं कि ये होता है टू ड्रा मिनिस्टर्स अटेंशन टू मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस। ये 1954 के राउंड शुरू किया गया था ताकि जैसे उस समय जब हमारे अभी नए नए इलेक्शंस हुए थे, पार्लियामेंट में लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो अगर कोई इवेंट हो जाए, ऐसे आपको पता होगा कि जो भी डिस्कशन होता है वो पहले स्पीकर को देना होता है कि इस टॉपिक पर आज डिस्कशन होगा, पहले सबको बताया जाता है। लेकिन अब बात है कुछ ऐसा इवेंट हो गया तो फिर उसका क्या करना है, उसी के कारण से एक कॉलिंग अटेंशन मोशन लाया गया था ताकि किसी भी पोर्टफोलियो के जो मिनिस्टर्स हैं उन्हें बताया जाए कि आपका यहाँ यहाँ दिक्कत आ रहा है, तो आपका इस पर क्या जवाब है, जो अभी तक फॉलो हो रहा। इसे 1954 में शुरू किया गया और 1960 के राउंड इसे डाल दिया गया रूल्स ऑफ प्रोसीजर में, दोनों लोकसभा और राज्यसभा के। तो अब सेकंड स्टेटमेंट में आते हैं, कॉलिंग अटेंशन मोशन इज नॉट मेंशन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। क्योंकि मैंने बताया कि 1960 में डाला गया तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया और आपका हो गया स्टेटमेंट बी सही। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं एक और बता दूं कि जो 0R है इसे के पास एक, ये भी इंडियन इनोवेशन है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में नहीं है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द एस्टिमेट्स कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। फर्स्ट, द estimates committee was constituted on the recommendation of the John Mathai committee. The Rajya Sabha has no representation in this committee. अब पहले सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। एस्टीमेट कमेटी करता क्या है, तो बात है कि एस्टीमेट कमेटी करता क्या है, इससे हम पहुंचेंगे कि राज्यसभा का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो एस्टीमेट कमेटी क्या है, वो आपका देखता है कि जो आपको फंड्स मिले हैं उसका यूटिलाइजेशन सही हो रहा है या नहीं हो रहा, वो फंड्स इफेक्टिव यूज हुए या नहीं हुए हैं। वो एक्सपेंडिचर को भी देखता है कि एक्सपेंडिचर क्या हुआ है, कैसा हुआ है। वो इफ़िशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात करता है। तो अब बात है यहाँ पे फंड्स की बात। फंड्स कहाँ से आते हैं, बजट से। बजट में पावर ज़्यादा किसका होता है, बजट में मतलब मोस्टली पावर किसका होता है, लोकसभा का। तो अगर बात हो रही है, हम बजट पे बात हो रही है कि बजट में जो आपको पैसे मिले हैं उन पैसों को आप खर्च सही से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो जब पैसा देने में ही राज्यसभा का हाथ नहीं है, बहुत ही कम है, तो उस पर वो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो ये है कि इसमें 30 मेंबर्स होते हैं और वो 30 के 30 मेंबर्स लोकसभा से होते हैं। इसमें एक और मैं फैक्ट बता दूं, पहले इसमें 25 मेंबर्स होते थे, फिर इसे बढ़ाकर 30 किया गया। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए तो आप याद रखिए कि 25 पहले से 30 हो गया। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, अभी एस्टीमेट्स कमेटी के चेयरपर्सन कौन है। आपको लग रहा होगा सारे कमेटीज़ के चेयरपर्सन याद करना है, नहीं। इस कमेटी के चेयरपर्सन अभी क्वेश्चंस में आए, इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि इसके जो चेयरपर्सन है वो है संजय जायसवाल। आपको नाम याद रहा होगा, आपने न्यूज़ में देखा होगा बहुत बार। बीजेपी से हैं, एमपी और बिहार से हैं। तो आप समझ आए ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बिहार से हैं। आप इनका बिहार से किस सीट से हैं, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, मधुबनी, अररिया, कहाँ से हैं, आपको ये कमेंट करना है। अब चलिए आते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट पे। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट हो गया करेक्ट। अब आते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, द एस्टीमेट कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जॉन मथाई कमेटी। ये एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। क्यों, मैं बताता हूँ।
अगर यह स्टेटमेंट यहाँ तक रहता, बस एस्टीमेट कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जॉन मथाई, तो ये सही था स्टेटमेंट। 1950 में जॉन मथाई जो कि उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने रिकमेंड किया था कि एक ऐसा कमेटी बनाना चाहिए। लेकिन कमेटी, जॉन मथाई कमेटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये गलत हो रहा है, क्योंकि जॉन मथाई कमेटी नहीं था वहाँ पे, जॉन मथाई ने किया था। अब बीपीएससी पे डिपेंड करता है, वो सही मान सकता है, लेकिन अगर इसे हम बाय वर्ड्स लें तो यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इन्होंने इंडिविजुअली इसे रिकमेंड किया था। कमेटी, इनकी कमेटी, इनके साथ कोई कमेटी नहीं थी जिन्होंने रिकमेंड किया था। तो इस तरीके से ओनली 2 होना चाहिए। लेकिन अब बीपीएससी का हम लोग इंतजार करेंगे कि इसका आंसर क्या देता है, ए देगा आंसर या फिर सी। अगर इसके वर्ड्स पे जाएं तो ये आंसर ए होना चाहिए, पर बीपीएससी का इंतजार करना पड़ेगा हमें। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्स अ स्पेशल प्रोविजन फॉर मणिपुर अंडर विच आर्टिकल। तो अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि क्या अब हम सब याद करेंगे 371। आप लोगों ने लक्ष्मीकांत में पढ़ रखा होगा और आपको पता है किसी को याद नहीं होता। 371 है, 371A है, 371B, 371C, 371D। डी और ई तो एक साथ आता है, 371F, ऐसे करके है। तो पहले बात करते हैं, ये न्यूज़ में, मणिपुर न्यूज़ में इसलिए पूछा गया। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी उठाकर पूछा जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, मणिपुर। लेकिन जब यहाँ पे है तो एक बार चर्चा कर लेते हैं, जो कि आप वीडियो अगर 2 बार 3 बार आप जब लूप में देखें तो आपको ये याद हो जाए। जैसे प्रेसिडेंट्स वाला है, आपको हो सकता है कहीं नहीं मिले, लेकिन अगर आप वो बस इस वीडियो को बार बार रिवाइज करते हैं तो आपको ये चीज़ दिख जाएगा। तो चलिए बात करते हैं 371 के बारे में। तो 371 है महाराष्ट्र एंड गुजरात के बारे में। बस आपको स्टेट्स याद करना है कि किसके रिलेटेड है, और कुछ नहीं याद करना। अब आते हैं ए है नागालैंड। बस आपको सुन लेना है, 2 से 3 बार आपको सुनते रहना और कुछ नहीं करना है। बी असम। सी मैंने बताया मणिपुर। अब अगले पे चलते हैं जिस पे हम लोग बात करेंगे डी एंड ई। डी एंड ई मैंने साथ में क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे है आंध्र प्रदेश। डी में आंध्र प्रदेश की बात है, और ई में यही बात करता है कि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा आंध्र प्रदेश में। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि डी और ई किसके बारे में है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में। अब बात करते हैं एफ, सिक्किम। ये हम लक्ष्मीकांत में हमेशा हम लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इसी वीडियो में, एक छोटे से वीडियो में आप देखकर इसे याद कर लें। जी मिजोरम के बारे में। एच अरुणाचल प्रदेश। अगर आपको लग रहा है कि बस यहाँ पे 15 क्वेश्चन से इसके आंसर्स देखकर निकलने हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि ये फिर वीडियो आपके लिए नहीं है। इस वीडियो में मैं चाहता हूँ कि जो भी टॉपिक पे क्वेश्चन आया है, अगर उससे रिलेटेड बीपीएससी में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे बना सकें। मैंने पहले कहा कि 15 क्वेश्चन नहीं, 50 क्वेश्चन के बराबर है। तो अब आपका इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना देंगे। जी एच हो गया। अब हम चलते हैं आई पे। आई किससे रिलेटेड है, गोवा से। अब उसके बाद है जे। जे क्या है, जे इसमें देखिए, जे इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ पे जैसे 371 था ना महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में, इसी तरीके से यहाँ पे है 6 डिस्ट्रिक्ट्स की बात होती है। 6 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। कहाँ पे 6 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स? इन रीजन ऑफ हैदराबाद एंड कर्नाटका रीजन। इन हैदराबाद एंड कर्नाटका रीजन। तो इसको आपको इंपॉर्टेंट बस ये आपको याद रखना है। तो इससे आंसर हो गया सी। अब आपसे कोई भी पूछा ए क्या है, बी क्या है, डी क्या है, आपको याद होना चाहिए। और नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मणिपुर न्यूज़ में था इसलिए पूछा गया। हो सकता है बीपीएससी में पूछा जाए। और भी जो स्टेट्स न्यूज़ में है, जैसे यहाँ पे अभी नागालैंड भी एक में न्यूज़ में था, वो पूछा गया। असम हमेशा न्यूज़ में रहता है। फिर आपको मैं बता दूँ और क्या पूछा, अरुणाचल प्रदेश चाइना को लेकर न्यूज़ में है। तो अरुणाचल प्रदेश से कुछ गाँव को चाइना नेम चेंज करते रहता है, तो उसके कारण है। तो आपको एच याद करना है, और इम्पॉर्टेंट नहीं, एच बस आप याद कर ले, ए बी सी और एच। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द कमिटीज रिलेटेड टू लोकल गवर्नमेंट। तो चलिए अब मैं इस पर टाइम लेकर थोड़ा सा मैं आपको लोकल गवर्नमेंट पे बात करता हूँ। तो पहला बात है लोकल गवर्नमेंट। इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे चर्चा है? कॉन्स्टिट्यूशन में आपका आता है आर्टिकल 40। और पहली बात, पहला जो था फर्स्ट
फर्स्ट स्टेट टू इस्टेब्लिश पंचायती राज। जिन्हें भी पता हो कमेंट में करते जाएं। ये पता ही होगा लोगों को, मुझे लगता है। अगर आपने थोड़ी भी सीरियस तैयारी की है तो पता है, और नहीं पता है तो चलिए आगे आपको याद रहेगा। नागौर राजस्थान। नागौर एक एरिया राजस्थान में, वहीं से शुरू हुआ था 2 अक्टूबर को, ईयर 19। ये आप बताएंगे कमेंट्स में कौन सा ईयर था, गूगल करें और बताएं, याद है तो सही है। गांधी जयंती के दिन यहाँ पे शुरू किया था। एक और फैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है, ये सबको पता होगा। मैं हिंट करता हूँ यहाँ पे 1882। आप इसे कमेंट्स में बताएं कि किन्हें कहा जाता है, और कमेंट जरूर करें और पिन कर दिया जाएगा जो कमेंट सही होगा, या उस पर रिप्लाई कर दिया जाएगा कि जो कमेंट कैसे सही है, और उस पर आपको पता चलेगा कि आंसर क्या है। ऐसे आंसर सबको पता होना चाहिए। आप गूगल कर लें, चैट जीपीटी कर ले, जो करना करें, क्योंकि ऐसे ही आपको याद होगा। आपको लगेगा कि हम क्वेश्चन देख लेंगे आंसर देख लेंगे, ये क्वेश्चन तो गारंटी नहीं आएगा, कुछ चेंज करके आएगा, और चेंजेज यही सब होंगे। एक क्वेश्चन में कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे, चलिए अब असली मुद्दे पे आते हैं कि बलवंत राय मेहता कमेटी, जीबीके राव कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, ठंगन कमेटी, एक कब और क्या आया। तो मैं पहले आपको इसका थ्योरी बताता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे बलवंत राय मेहता कमेटी 1957। 1957 में क्यों आया, ये आपको हर चीज़ में सवाल करना पड़ेगा। 57 में क्यों आया, मतलब 57 क्यों, तो उसमें आपका है 1952। इसमें आपका आया था CDM, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके ये जो कमेटी बनाया गया था, उसका एग्जामिन करना था वर्किंग ऑफ CDM, और साथ में नेशनल एक्सटेंशन सर्विस भी। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जो 1953 में आया, इसलिए 1957 में आया क्योंकि CDM के 5 साल को पूरा होने दिया गया। उसके बाद इसे बुलाया गया कि आप देखिए तो ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब बात है बलवंत राय मेहता ने क्या बोला, 3 टायर इन्होंने बोला। 3 टायर में क्या क्या आता है, पहला विलेज लेवल, फिर ब्लॉक लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज लेवल डायरेक्ट, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ये आपका हो गया बलवंत राय मेहता कमेटी। अब बात करते हैं अशोक मेहता कमेटी पे। ये कब आया, ये हुआ 1977। इसमें क्या हुआ, 2 टायर। याद करने के लिए बलवंत राय मेहता 3 है तो ये 3 टायर, अशोक मेहता 2 बर्ड्स हैं, 2 टायर। इसमें आपको बस याद रखना है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद बोला गया, और एक मंडल पंचायत की बात की गई, जिसमें एक विलेज नहीं ग्रुप ऑफ विलेजेज होंगे। तो अगर मंडल पंचायत पे कभी आया कि मंडल पंचायत का चर्चा की इन्होंने किया, तो इन्होंने किया अशोक मेहता ने, जिसमें ग्रुप ऑफ विलेजेज की बात हुई। चलिए यहाँ हम लोग अपडेट करते जाएंगे। बलवंत राव मेहता 1957, अशोक मेहता 1977। अब बात करते हैं हम अगले पे आते हैं। इसमें ऑप्शंस नहीं, उस पर ही बात कर रहा हूँ मैं। डंटेवाला कमेटी, ये कब आया, 1978 में। आपको बस इसमें ये याद करना है कि ये ब्लॉक लेवल प्लानिंग पे था। इसके बाद आता है आपका हनुमंथा राव कमेटी, ये आया 1984 में। इसमें क्या बात हुई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग बॉडीज की, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसके बाद आता है आपका कौन सा कमेटी आता है, जीबीके राव कमेटी, जो हमारे ऑप्शंस में भी है। ये कब आया, 1984 में, सॉरी 1985 में। 1984 में तो हनुमंता राय कमेटी था। ये आपका रूरल डेवलपमेंट की बात करता है। इसके बाद आता है आपका LM सिंघवी कमेटी। आप इस वीडियो को बस 1 से 2 बार देख लें, इसके बाद आपको और भी ये पंचायती राज पे जितने कमेटीज और क्या क्या थे सब आपका हो जाएगा। इन्होंने 3 टायर की बात की। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 3 टायर किस किस ने बात किया, तो आप इसमें से आप देख लें कि 3 टायर का बात पहले बलवंत राय मेहता ने किया है, फिर LM सिंघवी ने भी किया है। इन्होंने न्याय पंचायत की बात की थी, न्याय पंचायत की इन्होंने बात किया, तो इन्होंने बात किया क्लस्टर ऑफ विलेजेज के लिए। इन्होंने ट्राइब्यूनल्स बनाने की भी बात की थी। इसके बाद चलते हैं LM सिंघवी, उसके बाद बात करेंगे थंगन कमेटी की।
हमारे ऑप्शंस में भी है। थंगन्स कमेटी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग की बात करता है। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के बारे में रिपोर्ट दिया था। कब? 1988। तो और इसके बाद चलिए और बात कर लेते हैं। रुकिए, जगह है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद थंगन कमेटी जब 1988 में आ गया, उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद एक आता है गादगिल कमेटी। गादगिल कमेटी ने क्या बोला? पॉलिसियन प्रो कमेटी ऑन पॉलिसियन प्रोग्राम्स बोला जाता है, जो कि 1988 में आया। तो इस चीज़ को देखिए, अब आपको ये बोरिंग लग रहा होगा कि अरे क्या चल रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, इससे आपके एक या दो सवाल गारंटी से फंसेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? एक थंगन कमेटी। थंगन कमेटी पे बात करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 3 टायर की बात की पहले तो, फिर इन्होंने बोला 5 ईयर्स टेन्योर, इसके बाद इन्होंने स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात की, इन्होंने रिजर्वेशन का बात किया। सेम चीज़ें गादगिल कमेटी में भी था, इन्होंने SC एंड ST रिजर्वेशन की बात की, 3 टायर बात किया इन्होंने, 5 ईयर्स। तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। इन्होंने पहली बार बोला था स्टेट इलेक्शन, इन्होंने जैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में बोला, इन्होंने भी स्टेट फाइनेंस और स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बात किया। इन्हीं सब चीज़ों से आज हमारा जो पंचायती राज है वो बना है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमारा जो पंचायती राज आज है वो इवॉल्व किया है। तो चलिए हम अब बात करते हैं, अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। जैसे थंगन कमेटी 1988 था, गादगिल कमेटी भी उसी टाइम का है। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। हाँ, बलवंत राय मेहता हो गया, ये हो गया। अब आप यहाँ से देख सकते हैं GV के राव कमेटी कब है? 1985। और थंगन कमेटी कब है? 1988। अब आप पहुँच सकते हैं अपने आंसर पे। चलिए 1 3 2 4, 1 3 2 4। देखिए, अगर किन्हीं को लग रहा है कि शॉर्टकट में बस आंसर देखना है, निकलना है, तो बता रहा हूँ मैं, ये वीडियो स्किप कर दें, वीडियो आप ना देखें। क्योंकि अगर आप इस पे जान जाते हैं कि कब आया बलवंत राय मेहता, पहले कौन है, तो नहीं फ़ायदा। अगर आपका ये थंगन कमेटी लिखकर पूछ दिया कुछ भी, 3 टायर किसने दिया, 2 टायर किसने दिया, आप कैसे बना पाएंगे? आपको ये चीज़ नॉलेज होना चाहिए। और अगर आप कमेंट करते हैं कि मैं एक पंचायती राज पे वीडियो बना दूँ आपके लिए, जिसमें कि पूरा जितने भी कमेटीज़ हैं उसमें मैं डिटेल बात करूंगा, जैसे उस पर आधे घंटे का वीडियो होगा जिसमें डिटेल बातें होगी हर पे। और जो PYQ हो, PYQ भी देख लूँगा मैं एक बार, अगर चर्चा मतलब होगा कुछ ऐसा PYQ BPSC में है, उस पर भी बात हो जाएगी। तो अगर आपका ऐसा हो तो आप बताइएगा, अगर वो लाना होगा वीडियो पंचायती राज पे तो। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया? हाँ, इस पर एक चीज़ है। अब आप सोचेंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 300 मेंबर्स थे, मोर देन 300, तो क्या उसमें सबका नाम याद करना? नहीं। ये क्यों है, ये क्वेश्चन क्यों है, मैं ये बताता हूँ। बहुत सारे आपको गूगल करेंगे आप, 15 वुमेन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये बहुत न्यूज में रहता है। जब भी कहीं पे बात होती है वुमेन एम्पावरमेंट की, कहीं पे ऐसा होता है कि कोई क्राइम हुआ हो वुमेन के खिलाफ, या कहीं पे पॉलिटिकली ऐसा देखा गया कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन कम है, या पॉलिटिकली एम्पावर करने की बात हो, तो ये हमेशा ही इस पे बात होती है। 15 वुमेन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मैं उन लोगों के नाम भी आपको दिखाता हूँ। 15 जो है, अम्मू स्वामीनाथन, दक्षियानी बेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, ये ऑप्शंस में है। रेणुका राय, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपना ऑप्शन में, विजय लक्ष्मी पंडित ऑप्शन में, एनी मैस्करीन। तो ये आपको एनी मैस्करीन इंडिया की है, केरल से, आप नाम पे मत जाएं। तो इस चीज़ में आप ये आपको 15 नाम एक बार पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसमें दिख जाएगा कि कौन सा नाम नहीं है। 1-2 बार पढ़ लें, क्योंकि बार बार बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट होगा। पहले बहुत कम आया है, लेकिन अभी रिपीट होंगे, क्योंकि इसके जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, इसका जो डिस्कशन है वो बढ़ रहा है हमारे मीडिया में। तो आप इसमें आंसर क्या हो जाएगा? श्वेता कृपलानी आपने देखा, विजय लक्ष्मी पंडित आपने देखा, राजकुमारी अमृत कौर आपने देखा, तो आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं 63 पे। फ्रॉम विच सोर्स डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो द प्रोविजन रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स? जैसे देखिए, बात है
कि हमें पता होता, अगर ब्रिटिश से होता तो हम पढ़ चुके होते। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी चीज़ें ली गई है वो हमें पता होता है, तो इसीलिए इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। जैसे मैं बता दूं ब्रिटिश से क्या क्या लिया गया है, तो मेनली इसमें रूल ऑफ लॉ आता है, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज किस आर्टिकल में है वो आप जरूर कमेंट करें। ये सब चीज़ें आपको अलग रहा कि कमेंट करने से क्या मतलब है। आप एक बार अगर कोई कमेंट कर देते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप कम से कम अगले 10 साल तक वो तो नहीं भूलेंगे, 10 सालों तक आप उस चीज़ को याद रखेंगे। माने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज आप गूगल करते हैं, फिर देखते हैं, फिर कमेंट करते हैं, ये मेमोरी में एक साइकिल बनता है और यहाँ पर वो फिट हो जाता है, इससे आप उसे नहीं भूलेंगे। तो इसे मत ले कि अरे क्या मतलब आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं बहुत सी चीज़ें यहाँ पर मिस करता हूँ ताकि आप उसे खुद से रिसर्च करें और वो आपके दिमाग पर छप जाए। बाई कैमरलिज्म, ये चीज़ें लिया गया है यूके से। अब हम बात करते हैं कनाडा और साउथ अफ्रीका का। जैसे लोगों को कनाडा और साउथ अफ्रीका याद नहीं रहता, तो मैं बताता हूँ। पहले कनाडा पे आते हैं हम लोग। कनाडा बहुत आसान है याद करना, आज के बाद आप कनाडा नहीं भूलेंगे। कनाडा पे मैं आता हूँ, ये आपको याद होगा कनाडा बात करता है स्ट्रॉन्ग सेंटर का, कि सेंटर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सेंटर मतलब यूनियन गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब बात करते हैं अगर स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा तो क्या होगा। रेसिड्यूरी पावर किसके पास जाएगा, सेंटर के पास, क्योंकि सेंटर तो स्ट्रॉन्ग है। अब बात है कि सेंटर है तो स्टेट को छोड़ नहीं सकता, तो गवर्नर्स को सेंटर भेजेगा। तो ये चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होगा, वो एडवाइज करेगा गवर्नमेंट को और प्रेसिडेंट को जुरिस्डिक्शन। तो ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है, तो ये एडवाइस देना है सुप्रीम कोर्ट का। ये आपको कनाडा से आता है तीनों चीज़। पहला स्ट्रॉन्ग सेंटर में आप दो चीज़ याद करें, रेसिड्यूरी पावर और गवर्नर्स को अपॉइंट करेगा। यही पूछा जाएगा, आपका हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन पे, क्योंकि ये भी लोगों को याद नहीं रहता है। तो ये दो ही चीज़ है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ। अमेंडमेंट जो हम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और जो इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जो है वो भी यहीं से लिया गया। तो हमारा इसी पे था इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो ये हम डी साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन मारे। ये जो 1935 है ये आप पढ़ें, इसे आपको याद होना चाहिए, इस पर कोई डिस्कशन नहीं, क्योंकि आपको याद होना चाहिए 1935, 1990, ये सब आपको पूरा याद होना चाहिए। और एक चीज़ और है, मैं आपसे फिर चाहूँगा कि आप कमेंट में करें कि जो आपका यहाँ पे इलेक्शंस ऑफ राज्यसभा मेंबर्स होता है, यहाँ पे 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, ये कहाँ से लिया गया। आप इसे कमेंट करें, याद से कमेंट करें, किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, बीट जापान, यूएस, आयरलैंड। आप इसे कमेंट जरूर करें कि किससे लिया गया। चलिए अब अगले वीडियो पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये इतना अच्छा सवाल है ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। क्यों, इसके बारे में पहले मैं बताता हूँ आपको ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। टोटल 7 मेंबर्स थे। चेयरमैन कौन थे, बच्चे को पता है, BR अम्बेडकर। मेंबर्स इसमें मतलब कितना अच्छा सवाल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहले इसको जो मेंबर्स थे वो थे N गोपाला स्वामी अयंगर। सेकंड अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। हम याद कर लेते हैं अयंगर अय्यर इस तरीके से। क्या दिक्कत है मैं अब दिखाता हूँ इस क्वेश्चन में आपको। के मुंशी मोहम्मद सादुल्ला, BL मितर, जो जिन्हें रिप्लेस किया था बाद में N माधव राव ने। ये सब चीज़ें आपको याद रखना। और लास्ट है DP खेतान। यही है आपका इस क्वेश्चन का असली चीज़। इन्हें रिप्लेस किया था कृष्णमाचारी ने। अब आपको मैं बताता हूँ इसमें 7 मेंबर्स, BR अम्बेडकर सबको पता है। आपने याद किया होगा अयंगर अय्यर, के मुंशी सादुल्ला,
BL मित्तर, DP खेतान, मित्तर को रिप्लेस किया माधवराव ने और DP खेतान को कृष्णमाचार्य ने। अब आप यहाँ पे देखेंगे अयंगर है सही, अय्यर कृष्ण स्वामी अय्यर भी हैं यहाँ पे, एन गोपाल स्वामी अयंगर भी है, ठीक है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी है, ठीक है, कृष्णमाचार्य भी हैं यहाँ पे। तो क्या क्वेश्चन डिलीट होगा? आपके मन में आना चाहिए कि अरे सब तो है यहाँ पे, तो क्या क्वेश्चन को डिलीट करना चाहिए? क्वेश्चन गलत तो नहीं? नहीं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ पे टी कृष्णमाचार्य हैं और यहाँ ऑप्शन दिया है VT कृष्णमाचार्य। VT कृष्णमाचार्य जो है वो सिविल सर्वेंट थे एक, जो कि आप बनना चाह रहे हैं अभी, तो आपको पता होना चाहिए। VT कृष्णमाचार्य थे सिविल सर्वेंट, और ये जो TT कृष्णमाचार्य थे तो वो मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे जिन्होंने रिप्लेस किया था DP खेतान को। तो अब इसका आंसर होगा ये, क्योंकि ये VT नहीं TT कृष्णमाचार्य थे। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपको सबके मेंबर्स के नाम याद होने चाहिए, पूरे नाम याद होना चाहिए। अब तो आपको दिख रहा होगा पूरा नाम भी जरूरी है, कि माधवराव एन माधवराव है तो एन माधव, BL मित्तर है तो BL मित्तर। यहाँ TT और VT कृष्णमाचार्य में बहुत ज़्यादा इन्होंने फंसा दिया। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। इसमें जैसे भी कभी भी क्वेश्चन आए ना ड्राफ्टिंग कमेटी पे, अगर आपको अभी तक इनके नाम नहीं याद थे तो जैसे एक दो नाम भूलना चलेगा, लेकिन अगर आपको कोई आइडिया ही नहीं था कि गोपाला स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर ये थे या नहीं थे, तो मतलब आपकी तैयारी में दिक्कत है। आपको सातों नाम याद होने चाहिए। चलिए आज से तो याद रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हु हेल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ कॉमर्स। चलिए ये तो सबको पता होगा मेरे हिसाब से, CH भाभा। अब बात करते हैं इनका पूरा नाम क्या है। चलिए तो आप इनका पूरा नाम कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में, कमेंट। बात है जॉन मथाई, ये क्या थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये किस मिनिस्ट्री को संभाल? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं नहीं बताऊंगा, सबको पता है। नहीं पता है तो आप गूगल करें इनके बारे में, अगर आपको नहीं पता आधे घंटे पढ़े आप कम से कम। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में। ये थे मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज में थे, ये इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज थी। अब बात करते हैं जॉन मथाई का। जॉन मथाई ऊपर भी चर्चा हुआ है, जिनके पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस था। तो आपको ये पता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस था यहाँ पे, अभी एस्टिमेट्स कमेटी में हमने चर्चा किया इन पे। तो आपको कमेंट में बताना है इनका पूरा नाम CH भाभा का। और हमने बात कर लिया जॉन मथाई फाइनेंस मिनिस्टर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्रीज में मिनिस्टर थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको पढ़ना होगा। मैं इनके बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कम से कम। अब है ए सिटीजन ऑफ कनाडा रिसाइडिंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम द राइट टू। चलिए मैं इस पर आपको एक फॉर्मूला देता हूँ आज। 15, 16, 19, 30। ये क्या है? ये है आपके आर्टिकल्स। अब जैसे फ़ोन नंबर याद करते हैं ना किसी का, तो आज से आप एक फ़ोन नंबर याद करिए 15, 16, 19, 29, 30। ये क्या है? ये वो आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ सिटीजन को मिलता है इंडिया में। आज के बाद आपको नहीं, आप नहीं भूलेंगे। इसे हाथ पे लिखना है, हाथ पे लिख लें, शर्ट पे लिख लें, कहीं लिख लें, दीवार में लिख लें, कहीं लिख लें। 15, 16, 19, 29, 30 ये आप हमेशा याद रखेंगे, ये सिटीजन को मिलते हैं। अब आप क्वेश्चन पे आते हैं। ए सिटीजन ऑफ कनाडा रिसाइडिंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम द राइट टू। ये सिटीजन है? नहीं, ये सिटीजन नहीं है इंडिया का, सिटीजन ऑफ कनाडा। आपको एक और बात पता हो कि इंडिया में एक ही सिटीजनशिप मिलता है, अगर आप दूसरे देश का सिटीजन है तो इंडिया के नहीं हो सकते हैं सिटीजन। तो आप बात करते हैं 15, 16, 19, 29, 30 में अगर कोई भी है तो वो आंसर होगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन सर्टेन, ये नहीं होगा आंसर। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये भी नहीं होगा आंसर। ये है 19, ये आंसर होगा। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी आंसर नहीं होगा। अब आपको इसके आर्टिकल्स खुद से आप पढ़ें और आप याद करें कौन सा आर्टिकल है, ये आपको याद होना चाहिए। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं 20 और 22 में। आप जाएं और गूगल करें, क्योंकि एक बार बता देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा खुद से। और इसमें आप कमेंट करें। चलिए ये कमेंट करें आप जरूर से कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस ये किस आर्टिकल में आता है। बाकी तो सबको पता होगा, ये आसान है सारे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें जानने के लिए बस ये है कि जो जुडिशियल रिव्यू है इसका कोई डायरेक्ट मेंशन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में,
कि ऐसा डायरेक्ट नहीं कहीं पे लिखा गया है कि किसे देना है या नहीं देना। तो इसका आंसर ऐसे बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट होगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। द पावर टू स्टैब्लिश ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स इन मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल। तो अब देखिए इसमें से आपको लगा कितना आर्टिकल, ये क्वेश्चन मतलब सही अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसे नहीं मानता। मैं इसे मानता हूँ कि क्वेश्चन कट ऑफ को नीचे करने के लिए कितने लोगों को आएगा, और जो तुक्का मारेंगे 229 है, 30 है, 31 है, 32 है। अगर जैसे रहता है ना यहाँ पे 120 रहता है जैसे मान लीजिए, तो मार सकते थे कि नहीं 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 ये तो सुप्रीम कोर्ट का बात होता है वहाँ पे, तो यह नहीं हो सकता ऐसा, तो ये 226 पे होता है रिट वाला, तो उसी के आसपास होगा। लेकिन नहीं, ये 29-30 है तो इसका कोई मतलब नहीं सवाल का। लेकिन तभी मैं इसमें दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, तो मैं इसका आपको बात करता हूँ 230 और 31 का। बाकी भूल जाइए, कोई मतलब नहीं, बाकी नहीं पूछा जाएगा कभी। 230 क्या है? 230 बात करता है कि एक्सटेंशन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स टू यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरी। अब आर्टिकल 231 पे आते हैं। ये जैसे यूनियन टेरिटरी की बात कर दिया, तो अब बात करता है 2 और मोर स्टेट्स पे। 2 और मोर स्टेट्स। तो इससे आप क्या सीखें? इसे अपना आंसर तो 31 निकल गया, तो इसमें आपको 230 और 231 याद रखना है। अगर पीपीएससी रिपीट करेगा तो 230 पूछेगा, बाकी नहीं पूछेगा। 229 एक्सपेंसेस की बात करता है, उसका कोई मैटर नहीं। तो आपसे ये पूछेगा यूनियन टेरिटरीज की बात किस में है? 230 में। 2 और मोर स्टेट्स 231 में। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, क्या बताएंगे? आर्टिकल 123 230, ये दोनों रिलेटेड है आर्टिकल। क्या है ये दोनों आर्टिकल, आप बताएंगे। बहुत लोग हंस रहे होंगे देखकर कि सबको याद होता है, बहुत बार क्वेश्चन भी आता हो सकता है इसी बार बीपीएससी में आपको दिख जाए दोनों में से कोई, लेकिन आपको कमेंट में बताना है कि दोनों आर्टिकल क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड टू द पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए इसमें भी कुछ फैक्ट्स हैं, मैं उस फैक्ट्स पे आता हूँ पहले आपके पास, कि जैसे कि ये 4 बार ऐसा हुआ है, 4 टाइम्स, जब कोई वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है अनइलेक्टेड। तो इसमें 4 चीज़ें होती है। पहला, फर्स्ट 2 टाइम्स कौन थे? सर्वपल्ली, हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, सॉरी, राधा कृष्णन, ये 2 बार। थर्ड टाइम कौन थे, जिसका हम जहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और फोर्थ कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। ये थे आपके, मैं ईयर भी बता देता हूँ आपको, 1987, 1979, और इन्हें तो आपको पता ही है 2 बार, कब कब? 52 एंड 57। तो अब यहाँ पे बात कर, ये आपको याद रखना है, अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, तो इससे बन जाए आपका 4 टाइम्स। ये जो थे, जो कि अनअपोज्ड थे, अनअपोज्ड। इसमें ऐसा नहीं कि कोई इनके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ, इससे मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा है कि इनके खिलाफ लोग खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने जब वो फाइल किया अपना नॉमिनेशन, तो उसमें से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, कि आपके बाकी को बोला गया आपका नॉमिनेशन गलत है, इसलिए कोई मतलब एक लीगली कोई इनका अपोजिशन नहीं था। थे लोग, उन्होंने अपना पर्चा भरा, लेकिन उन्हें बोला गया, नॉमिनेट किया उन्होंने खुद को, नॉमिनेशन भरा, लेकिन उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया। तो ऐसा है। तो अगर आपसे यह स्टेटमेंट आता है कि ये इनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ कभी, तो ऐसा नहीं है। जैसे आप 1952 का मैं बात करूं, 1952 में एक नॉमिनेशन आया था, आई थिंक उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। इसमें से 1979 वाले में आई थिंक कितने थे, 1 मिनट, इसमें या इसमें 26 नॉमिनेशंस थे, उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया था इसमें 1987 वाले में। तो ऐसे करके आपका है, तो इसमें कोई ज़रूरी डेटा नहीं है, ऐसे ही है। तो आपको इसमें याद करना है कि 4 बार ऐसा हुआ, 2 बार राधा कृष्णन जी जो थे, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, और 1 बार 1979 में मोहम्मद हिदायतुल्लाह, और 1987 में शंकर दयाल शर्मा। इसमें हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड टू द पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें शंकर दयाल शर्मा और सर्वपल्ली राधा कृष्णन का नाम नहीं है, तो इसमें हम जाएंगे मोहम्मद हिदायतुल्लाह के साथ। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इंसर्टेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इसमें चलिए, इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जो कि यहाँ फेल होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 43 ये है, आपको पता है ये है तो जरूर अमेंडमेंट से आया होगा, ए बी हो जाए तो आया 39A, ठीक है, ये भी अमेंडमेंट से आया होगा। लेकिन 38 39 में कैसे अमेंडमेंट हो गया?
ये तो ओरिजिनल आर्टिकल 38 39। तो चलिए अब बात करते हैं 42 से किस किस आर्टिकल को चेंज किया गया था। तो सबसे पहले बात करेंगे 39A। ये क्या था? फ्री लीगल एड। ये आपको वीडियो 2 से 4 बार देखना और आपको याद कर लेना इन सब चीज़ों को। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, ज़्यादा नहीं याद करना, बस यही याद करना। उसके बाद आते हैं 48A, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। अब बात करते हैं 51A, सबको पता है, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके बाद 228A, इसमें था कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है किसी लॉ का, स्टेट लॉ का, वो डिटरमाइन करने की बात हुई थी इसमें। तो आपको अब बताना है कि 228A अभी इसका क्या है स्टेटस इसका अभी है या रिपील कर लिया गया, इसमें क्या है, एक कमेंट में आप बताएं। अब 2 और इसमें है, ये सबको पता होता है, 323A 323B। ये बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और ये बात करता है अदर ट्राइब्यूनल्स का। तो अब यहाँ पे आता है आंसर कि इसमें तो 43A समझ में आ गया, 39A आ गया, ये 39 38 का क्या है? तो अब मैं बताता हूँ आपको, ये है आपका 39F के कारण 39 जो है वो आंसर नहीं होगा। 39F क्या था, इसमें डाला गया था, चेंज किया गया था हल्का सा, इसको बनाया गया था प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन एंड यूथ, इसे चेंज किया गया था और इसमें ऐड किया गया था, इसे ज़्यादा सब्सटेंसिव बनाया गया था 39 प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट, इसे ज़्यादा सब्सटेंसिव बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब इसका आंसर हो जाएगा 39 यहाँ पे नहीं है क्योंकि 39F की बात हो रही है और इसके लिए आंसर इसका 38 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इंसर्टेड बाय एक्ट ऑफ, ये मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, ये नॉट होना चाहिए क्योंकि 43A भी था, 39A भी था, 38 यहाँ नॉट होना चाहिए था, लगता है टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये नॉट ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा B 38। तो चलिए इस तरीके से हमारे 70 सवाल कंप्लीट होते हैं। और इसमें मैं एक चीज़ बता दूं कि आपके जितने भी क्वेश्चंस इसमें थे तो उसमें आपका ये सिर्फ 15 सवाल नहीं थे, ये बहुत सारे क्वेश्चंस को मिलाकर था। इसमें मुझे उम्मीद है कि आपसे 99% लोग जो हैं आप में से वो बोर हो जाएंगे इस सेशन को देख के कि मज़ा नहीं आया, क्योंकि इसमें फैक्ट्स हैं और इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। इससे लगभग आपको 40-45 क्वेश्चंस आप करते हैं, उतना रिवीजन है। और मैं कह रहा हूँ एक बार वीडियो देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप इसे कम से कम 2 से 3 बार देखें। और 1 मिनट मैं इसे देख लेता हूँ, 70 जो नंबर है इसे मैं एक बार कन्फर्म कर लेता हूँ, 1 सेकेंड, कि इसमें नॉट होगा या नहीं। इसे मैं देख लेता हूँ, जो क्वेश्चन डीएसओ का था ओरिजिनल, उससे मैं एक बार चेंज करके आपको कंफर्म ही कर देता हूँ इसमें क्या है। ये आपका क्वेश्चन है 70 नंबर, 1 सेकेंड। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स वाज नॉट इंसर्टेड, नॉट इंसर्टेड, मैंने बोला नॉट इंसर्टेड होगा, तो ठीक है, इसका आंसर बी होगा आर्टिकल 38। तो मैं इसे बोलना चाहूँगा आपसे कि मैं इसलिए डिस्कशन कर रहा था पॉलिटी का, क्योंकि मुझे पॉलिटी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं सोच रहा था कि एक बार इसका डिस्कशन किया जाए आप लोगों से कि पॉलिटी पढ़ना कैसे है। आपको सिर्फ ये नहीं है कि क्वेश्चन देख लेना, आंसर देख लेना। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है तो आपको जानना है कि इस पर क्या हुआ था। जैसे एक क्वेश्चन इसमें था, मैं भूल गया यहाँ पे एक मेंशन करना, 27 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसका भी है एक क्वेश्चन। आपको बताना है कि 27 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कौन सा क्वेश्चन रिलेटेड है। रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं आज। 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप पढ़ेंगे और अब बताएंगे कि इस 15 क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन है वो 27 से है रिलेटेड। बहुत आसान है, इसे आप कमेंट करेंगे और जो कमेंट्स, एक सही कमेंट को पिन कर दिया जाएगा ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जो लोग बोर हो गए उनसे सॉरी, लेकिन हाँ, अगर आप ऐसे नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल है प्री निकलना। और जिन लोगों का बार बार नहीं निकल रहा है तो ऐसे ही पढ़ाई होती है। अगर प्रेसिडेंट्स का क्वेश्चन आया तो आपको सारे प्रेसिडेंट्स पता होने चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। और सैटरडे को, मैं फिर से बता दूं, सैटरडे को 9 PM हम लोग इंटरेक्ट करेंगे
1-to-1 बात होगी ऐसे ही चैट, मतलब वीडियो पे या जो भी चैट में हम लोग बात करेंगे। और आपको जो भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकूँ, मैं बात कर सकूँ। थैंक यू और हैव ए नाइस डे।